नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 में शानदार अंकों के साथ पास होना है तो आपको सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो में क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपके लिए टॉप 90 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है, तो आपकी जो ऊन है उस ऊन का नाम है पश्मीना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 2। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? केसर सागा, चीनी मिट्टी, यात्रा वृतांत या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि जो तिब्बत है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ जो कि लद्दाख में प्रचलित है, उसका नाम है केसर सागा। क्या नाम है? केसर सागा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं? यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो केरल के लोग हैं वो इन सभी धर्मों का पालन करते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को या हिमालय क्षेत्र को? जो छोटा तिब्बत है, छोटा तिब्बत आपके जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीनी मिट्टी में खाना पकाना या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि जो ओणम है, ओणम के लिए क्या आकर्षण है या ओणम क्या होता है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मछली पकड़ना होता है या नाव प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो ओणम की अगर बात की जाएगी, उसका संबंध किससे है? नाव प्रतियोगिता से है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 6। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? ये दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 7। निम्न में से विविधता के पहलू कौन कौन से हैं? विविधता के पहलू आपको यहाँ पर बताना है। खान पान, धर्म व भाषा, पहनावा या सभी? विविधता का मतलब क्या होता है कि मतलब कि हर चीज़ अलग होनी चाहिए। जैसे खान पान मतलब कि सभी, जैसे आपका भारत है, भारत विविधताओं का एक देश है, ठीक है। यहाँ पर खान पान मतलब कि सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। धर्म भी सबका अलग है और भाषा भी सभी की अलग है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। सभी का पहनावा भी अलग है। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है? विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को या राज्यों को? यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, भारत की ताकत का स्रोत कहा जाता है अनेकता को, अनेकता या एकता को। ठीक, विविधता या अनेकता को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9। विविधता का अर्थ क्या है? ठीक, आपको बताना है विविधता का क्या अर्थ है। भिन्नता, अलग अलग, अनेकता या सभी? जो यहाँ पर विविधता के अर्थ दिए गए हैं, भिन्नता भी होता है, अलग अलग भी होता है, अनेकता भी होता है। कहने का मतलब ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 10। केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग की,
काली मिर्च की, इलायची की या सभी की? यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा सभी। जो आपका केरल राज्य है, ठीक है, वहाँ पर लौंग, काली मिर्च, इलायची, इन सभी मसालों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब कि वहाँ पर ये सभी मसालेदार जो कृषि की जाती है केरल में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा? लेह में पहुँचा, लद्दाख में पहुँचा, तिब्बत में पहुँचा या सभी में पहुँचा? यहाँ पर आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म है लद्दाख के रास्ते किस जगह पे पहुँचा था। ये पहुँचा था आपका तिब्बत में। ठीक है, कहाँ पहुँचा था? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका 12, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज या रेल? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो आपका वास्को डी गामा था ये भारत आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में आया था। कालीकट के तट पर आया था, मतलब कि दक्षिण भारत में आया था। ठीक, जो ये आया था ये समुद्री मार्ग से आया था। ठीक, मतलब कि किस मार्ग की खोज की थी उसने? समुद्री मतलब कि मार्ग की खोज की थी। अमेरिका से जो आया था, मतलब कि उसको पता चल गया कि भारत के लिए जाने के लिए यही समुद्री मार्ग है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका समुद्री रास्ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 20 अप्रैल 1807, 17 फरवरी 1900, 13 अप्रैल 1919, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल ओ डायर के कहने पर वहाँ पर जनसाधारण लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, ये जलियांवाला जो बाग है ये आपका कहाँ है? ये है आपके पंजाब के अमृतसर में। ठीक, ये भी बात याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? इसका तो सभी लोग आंसर जानते हैं। भारत के संविधान के पिता किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ भारतीय संविधान। ठीक, तो इसका जो आंसर है आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। आपके लिए बड़ी मेहनत करने के बाद एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो केरल है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो महिलाएं शिक्षक हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। 20%, 40%, 60% या 50%? राइट आंसर की अगर बात की जाएगी यहाँ पर आपका हो जाएगा 60%। महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 60% है, पुरुषों का जो प्रतिशत है वो है आपका यहाँ पर 40%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है कि मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल ना भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी है या पिछड़ापन है या अनपढ़ता है या अमीरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी किताब में यह पॉइंट दिया गया था जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपके लिए ये भी पॉइंट यहाँ पर लाए हैं। तो जो मुस्लिम समाज है जो अपनी बेटियों को स्कूल ना भेज पाते हैं, तो उसका जो प्रमुख कारण बताया गया है वो है गरीबी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर, उपरोक्त में से सभी? मतलब कि इन सभी के आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता है। धर्म के आधार पर भी किया जाता है, जाति के आधार पर भी और काम के आधार पर भी। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है, डॉक्टर BR अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से, जाट जाति से, दलित वर्ग से या इनमें से कोई नहीं? जो आपके BR अम्बेडकर थे वो महार जाति से संबंधित थे। किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में रहती है, महलों में रहती है, गांव में रहती है, पहाड़ों पे रहती है?
तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो किस क्षेत्र में निवास करती है। ये जो निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, मतलब कि गाँव में ज़्यादा आबादी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 20। संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यह किस बात की ओर संकेत करती है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर कथन आपके संविधान में बताया गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, बराबर मानेगी, ठीक है, तो उसका मतलब किस किस बात की ओर संकेत करती है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान करेगी, सभी धर्म को मानेगी, ठीक है, उसके मतलब कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है, सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है कि मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। वे अमीर होते हैं, वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, वे पढ़े लिखे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है मुस्लिम समाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है। लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो साधारणतः लड़कियों के बारे में जो कहा जाता है कि लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, जो कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 23। 23 को भी देख लेते हैं। पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है। भावुकता, विविधता, भेदभाव, या विकलांगता। तो यहाँ पर जो व्यवहार किया जाता है रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर वो कहलाता है भेदभाव। क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कहकर चुप करवाते हैं। यहाँ पर लड़कों के बारे में आपको बताना है, जो कि एक रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आएगी। ठीक, लड़के कोमल स्वभाव के होते हैं, रोना कानूनी अपराध है, लड़के कायर नहीं होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो रूढ़िबद्ध धारणा है लड़कों के बारे में वो बताई गई है आपकी पुस्तक में, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक, लड़कियाँ कैसी होती हैं, मृदु स्वभाव और कोमल होती हैं। ठीक, तो लड़के कैसे होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है। 100 से अधिक, 100 से कम, 50 से अधिक, 150 से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत में जो नृत्यों की संख्या है वो 100 से भी अधिक है। कितने से अधिक है, 100 से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 26। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, या सिख धर्म। BR अम्बेडकर साहब ने किस धर्म को अपनाया था। ठीक, उन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म को। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सरकार कितने स्तर पर है। भारत में सरकार 3 स्तर पर है। ठीक है, एक तो है आपकी कैसी सरकार है, राष्ट्र सरकार है, दूसरे स्तर पर है राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर है स्थानीय सरकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28। नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किसके विषय हैं। स्थानीय सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं, राष्ट्रीय सरकार के हैं। तो साधारण सी बात होगी, जो नई रेल सेवा जो होती है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध स्थापित किए जाएंगे वो भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, केंद्र सरकार, मतलब कि राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत आएंगे। राज्य के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वे राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है। आज़ादी से, रोजगार से, महिला मताधिकार से, या समानता से। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, सफरेज मूवमेंट। ठीक है, ये महिलाओं से मताधिकार से संबंधित, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है आपका सफरेज मूवमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 30।
यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है, आपको यहाँ पर बताना है। कथन कहता है कि यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो तो वह वोट दे सकता है। ये जो कथन कहा था, ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, तो महात्मा गांधी ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 31। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव, वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा या कोई नहीं। जो आपका चुनाव होता है, जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो जनता मतलब कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 32। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है, राजतांत्रिक सरकार है, या तानाशाही सरकार है, या समाजवादी सरकार है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में किस प्रकार की सरकार है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा ही मतलब कि सरकार को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 33। पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत है? पूरे देश की यहाँ पर बात हो रही है, तो स्थानीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पूरे देश का संबंध किससे होगा? ये होगा आपका राष्ट्रीय स्तर की सरकार से। कैसी सरकार से? राष्ट्रीय स्तर या केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे हुए कौन सा स्तर है? वो है आपका राज्य स्तर। जो राज्य को ध्यान में रखे वो है राज्य स्तर। जो सरकार मतलब कि पूरे भारत या पूरे सरकार को ध्यान में रखे वो है आपकी राष्ट्रीय स्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 35। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है? राज्य सरकार के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, पंचायत समिति के प्रति, सचिव के प्रति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है? वो होता है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं, पंच कहते हैं, सचिव कहते हैं या प्रधान कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं पंच। क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। नंबर आ चुका है यहाँ पर 38। ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पंच करते हैं या सरपंच करते हैं, ग्राम सभा करता है या राज्य सरकार करती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है जो कौन होता है ग्राम सचिव, जिसे कहते हैं विलेज सेक्रेटरी। ठीक है, उसको जो नियुक्त करता है वो करती है आपकी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार कैसे नियुक्त करती है? उसकी एक परीक्षा होती है जिसे आप सभी लोग जानते हैं। कौन सी परीक्षा होती है? जैसे कि उत्तर प्रदेश में होती है यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के बाद उसको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो पेट एग्ज़ाम के बाद ही ग्राम सचिव बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 39। जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है? यहाँ पर बात हो रही है जिला स्तर की, जिला परिषद की बात हो रही है। तो जो जिला परिषद है वो किसके स्तर पर योजनाएं बनाएगी? गांव के, जिलों के, राज्य के, वार्डों के। तो साधारण सी बात है, जिला परिषद की अगर बात होगी तो जिले के बारे में ही योजनाएं बनाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40। ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड होता है। बिल्कुल होता है। तो इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो आपका विकास खंड होता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जनपद पंचायत भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक व दोनों, मतलब कि जनपद पंचायत और पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका 41। निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक या सभी? यहाँ पर बात हो रही है सरकार के अंग। ठीक, सरकार के अंग सर्वोच्च न्यायालय भी है, भारतीय रेल जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब है ये भी राष्ट्रीय स्तर की सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय डाक ये भी सरकार के अंग हैं। तो मतलब कि ये सभी जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए ये सभी सरकार के अंग हैं। इस प्रकार से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कितने गांव हैं?
6 लाख से अधिक हैं, 5 लाख से अधिक हैं, या 6 लाख हैं, या 6 लाख से कम हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भारत में गांव की अगर बात करें, भारत में गांव हैं आपके 6 लाख से अधिक। कितने हैं? 6 लाख से भी अधिक गांव हैं आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 43। गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? व्यापार से, नौकरी से, कृषि से, या सभी से? यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। जो गांव या ग्रामीण के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, या वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो जो जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं प्राथमिक क्रियाओं से। किस क्रिया से जुड़े होते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी कृषि भी आती है। मतलब कि जो गांव के लोग होते हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है कृषि, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 44। लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं, गट्ठा कहते हैं, जंजीर, या लट्ठा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पर जरीब कहते हैं। ये जो जरीब होती है, ये होती है लेखपाल या पटवारी के पास, जो कि खेत को मापते हैं, ठीक, उसे कहते हैं जरीब। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका 45। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? भूमि का जो रिकॉर्ड रखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? थानेदार कहते हैं, पटवारी कहते हैं, या नंबरदार कहते हैं, या तहसीलदार कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाए, जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है उसको कहते हैं पटवारी। पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 46। 46 कहता है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2005 जो कि हिंदू अधिनियम धारा है, ठीक है, पिता की मृत्यु होने के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? बेटों को मिलता है, बेटियों को मिलता है, उसकी पत्नी को मिलता है, या सभी को मिलता है? जो नया अधिनियम आ चुका है 2005 का, उसमें अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो ज़मीन का जो बंटवारा होगा वो बेटों के बीच में होगा। मतलब कि उनके पुत्र भी उसमें हिस्सेदारी लेंगे, बेटियों को भी हिस्सा मिलेगी, और जो उसकी पत्नी होगी उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों को ही हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 47। पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? हवलदार होता है, थानेदार, या तहसीलदार, या थानेसर? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, पुलिस थाने का मुखिया होता है थानेदार। कौन होता है? थानेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 48। पटवारी के कार्य कौन कौन से हैं? गांव के लोगों की ज़मीनों का रिकॉर्ड रखना बिल्कुल है, किसानों की भूमि कर इकट्ठा करना, कर भी इकट्ठा करता है, अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? चोरी की भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, दुर्घटना की भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं पुलिस थाने में। लड़ाई झगड़ा या मारपीट हो तो उससे भी संबंधित रिपोर्ट पुलिस ही थाने में लिखी जाती है। तो कहने का मतलब है ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50। जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तहसीलदार, पटवारी, जिला अधिकारी, या पुलिस अधीक्षक? आपको मालूम होना चाहिए जो जिले के सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो होता है डीएम, जिसे कहते हैं आईएएस, मतलब कि जिला अधिकारी, ठीक। जो जिला का मालिक होगा वो होगा आपका जिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 51। 51 कहता है कि छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है छोटे शहर में, जो छोटे शहर में शासन चलाने वाली संस्था होती है उसको क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, या पार्षद? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं वहाँ पर होती है नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका। अगर बड़े शहर जैसे कि दिल्ली की बात करी जाए, चेन्नई की बात करी जाए, तो वहाँ पर होते हैं नगर निगम बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नगर पालिका। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 53। सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर भयंकर जो प्लेग फैला था वो कब फैला था? 1994 में, 1996 में, 1947 में या 1995 में? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका 1994। क्या होगा? 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है कि बड़े नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहते हैं? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका उसे कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कहता है कि नगर पालिका का चुनाव कितने मतलब कि प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष या 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो आपको बताना है नगर पालिका का जो चुनाव होता है या ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो होता है आपके 5 वर्ष के लिए, ठीक, 5 वर्ष के बाद होता है। यहाँ तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, इन सभी का जो चुनाव होता है वो होता है 5 वर्ष के बाद। उनकी जो अवधि होती वो होती है 5 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 56। हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अंबाला में या हिसार में? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर सबसे पहले जो नगर निगम बनाया गया था वो बनाया गया था फरीदाबाद में। कहाँ बनाया गया था? फरीदाबाद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 57। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं, मेयर या चेयरमैन कहते हैं? जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं? मेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है? 74वें संशोधन, 71वें संशोधन, 68वें संशोधन या 72वें संशोधन? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है, वो आपकी की गई है 74वें संशोधन में। संविधान के 74वें संशोधन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को कहते हैं पार्षद कहते हैं, मुखिया कहते हैं या प्रधान कहते हैं? बात यहाँ पर हो रही है कि नगर निगम में चुने गए सदस्य को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाएगी, क्वेश्चन नंबर 60। अस्पताल या पार्क बनवाने का जो निर्णय लेता है कौन लेता है? निगम, पार्षद, लोकसभा, राज्यसभा? कोई नहीं। जो अस्पताल या पार्क बनवाने का जो नगर में निर्णय लेता है वो लेता है निगम पार्षद, जो कि नगर मतलब कि अभी हम आपको बता चुके हैं, जो कि एक सदस्य होता है नगर निगम का, जो सदस्य होता है उसे कहते हैं पार्षद, ठीक। सदस्य जो होता है उसे कहते हैं पार्षद। वही अस्पताल, नलियाँ, नालियाँ ले लो आप, सड़क ले लो, ठीक है, उन्हीं जैसे पार्क, अस्पताल, इन सभी का जो निर्णय लेता है वो लेता है निगम पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 61। 61 कहता है कि भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का स्थान कौन सा है? सूरत का स्थान है दूसरा। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है आपका चंडीगढ़। कौन सा स्थान है? पहला जो सफाई के मामले में स्थान आपकी किताब में बताया गया है वो है चंडीगढ़, दूसरा है आपका सूरत, ठीक है। सूरत में फ्लैग कब आया था? 1994 में आया था, बता चुके हैं आपको, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर आ चुका है। नगर पालिका कहाँ प्रशासन चलाती है? जो नगर पालिका होती है वो कहाँ प्रशासन चलाती है? शहरों में चलाती है, छोटे कस्बों में या गांव में या राज्यों में? नगर पालिका की अगर बात की जाएगी तो वो चलाती है छोटे कस्बों में, ठीक। छोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ पर चलाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 63। बेहतर मतलब कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फेक जिला किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, असम में है? आपकी पुस्तक में एक फेक जिला का उल्लेख मिलता है, वो भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फेक जिला कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा, जो कि एक नागालैंड का जिला है फेक जिला, ठीक।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 64। समुद्र तटीय इलाकों में ग्रामीण प्रमुख रूप से क्या कार्य करते हैं? मछली पालन, समुद्र से मछली पकड़ना या खेती करते हैं? यहाँ पर बात हो रही है समुद्री तटीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर के जो लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं? वे लोग करते हैं समुद्र से मछली पकड़ते हैं। क्या करते हैं? समुद्र उनके मतलब कि क्षेत्र से नज़दीक होते हैं और वो मछली पकड़ते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनका गुजारा होता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 65। तमिलनाडु कहाँ है? सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु कहाँ है। समुद्र तट पर है, हिमालय तट पर है, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु आपके दक्षिण भारत का एक जिला है जिसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा समुद्र तट पर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 66। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? ऋतुओं के, व्यापार के, दुकान के या कृषि के? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी जो जीविका का प्रमुख जो साधन होता है वो साधन होता है कृषि। क्या हो? साधन होता है कृषि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कृषि। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका जीवन सिर्फ कृषि करने में ही व्यतीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फेक जिला का उल्लेख मिलता है जो कि हम आपको बता चुके हैं कहाँ पर है। वो आपका कहाँ है फेक जिला? वो है आपका नागालैंड में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कलपट्टू गांव कहाँ पे है। वो है आपका तेलंगाना में है आपका कलपट्टू गांव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 67। क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का मुख्य कारण क्या है? मजदूरों की कमी है, बहुत अधिक मजदूरी की मांग, पूरे साल रोजगार ना मिलना, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, बात हो रही यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार की। जो ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार की मुख्य समस्या का यहाँ पर कारण आपको बताना है। मजदूर की कमी तो हो नहीं सकती है क्योंकि मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिकतर होते हैं। बहुत अधिक मजदूरी की मांग नहीं करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग। वो चाहेंगे कि मुझे किसी भी प्रकार से रोजगार मिल जाए। पूरे साल रोजगार ना मिलना यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि ग्रामीण जो रोजगार होता है उसमें लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पूरे साल रोजगार ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। बिल्कुल गलत है, प्रजनन का समय नहीं होता है। मछलियाँ प्रवास कर जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जब मानसून आता है तो मछलियाँ क्या करती हैं? प्रवास कर जाती हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाती हैं। बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मतलब ये गलत हो जाएंगे, बीमारी फैल जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। यहाँ पर मछलियाँ प्रवास कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, मानसून अथवा वर्षा ऋतु? तो यहाँ पर राइट आंसर अभी हम बता चुके हैं आपको। मानसून के कारण मछलियाँ जो होती हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाती हैं, जो कि एक मुख्य कारण है मछली पकड़ने वाले व्यवसाय में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मानसून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम बिल्कुल कारण है, कर्ज भी है, कम भूमि भी किसानों का एक मतलब कि कारण है, बीजों का अभाव भी कारण है। तो यहाँ पर बात हो रही है मुख्य कारण आपको बताना है। कारण तो यहाँ पर सभी दिए गए हैं लेकिन मुख्य कारण की बात की जाएगी तो कर्ज आपके किसानों की विपदा का एक प्रमुख कारण कर्ज बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 71। जायद में कौन सी फसलें होती हैं? खीरा, ककड़ी, गेहूं, चावल, इनमें से कोई नहीं। जो आपकी जायद की फसल होती है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ठीक है, और इसके 2-3 महीने बाद ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियां हो गई आपकी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, चारे वाली फसल। ठीक है, और खीरा, ककड़ी भी इसी के अंतर्गत आती है आपकी
जायद फसल के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर खरीफ वाला, ठीक है। 72 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। खरीफ में कौन सी फसल होती है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, चावल होता है या सभी होता है? तो जो अगर बात करेंगे खरीफ की फसल में ये सभी बोए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मतलब कि ये ज्वार बाजरा चावल ये सभी होती है। और इनकी जो कटाई होती है, कटाई कब की जाती है? मतलब कि अक्टूबर नवंबर से पहले इनकी कटाई हो जाती है और उसी के बाद चालू हो जाती है आपकी रबी की फसल, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, सरसों, कपास। कपास आपकी किस फसल के अंतर्गत आता है? आपको मालूम होना चाहिए, खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गेहूं और सरसों। 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कपास जो होता है ये आपकी काली मिट्टी में होता है। कैसी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है, इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार करिएगा। कैटाम रैन किसे कहते हैं? कैटाम रैन किसे कहते हैं? मछुआरों की छोटी नाव को, जहाज को, बस को या ट्रक को? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कैटाम रैन कहा जाता है मछुआरों की छोटी नाव को, ठीक। मछुआरों की जो छोटी नाव होती है उसे कहते हैं कैटाम रैन, ठीक ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 75। कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे क्या कहते हैं? बचत खाता, भविष्य निधि। 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। जो आपकी जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो तनख्वाह का एक भाग सरकार के पास भी जमा होता रहता है उसे कहते हैं भविष्य निधि। क्या कहते हैं? भविष्य निधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख से अधिक, इनमें से कोई नहीं। महानगर उसे ही कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। 10 लाख से अधिक वाले जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं उनको कहते हैं महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 77। जिस चौक पर मजदूर लोग अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बात यहाँ पर हो रही है मजदूर चौक की। मजदूर चौक पर जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपनी जो सेवाएं हैं वो बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक, मालिक चौक, मिलन चौक या रोजगार चौक? तो साधारण सी बात है, जो मजदूर लोग होंगे एक साथ मतलब कि इकट्ठा होके किसी चीज़ को बेचेंगे उस चौक को कहेंगे लेबर चौक, ठीक है। लेबर चौक ही उसे कहेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 78। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? नगर निगम, नगर परिषद, सरपंच या न्याय नगर पालिका? तो देता है वो नगर, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देता है नगर निगम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 79। शहर में किस तरह की दुकानें पाई जाती हैं? शहर में जो आपकी दुकानें होती हैं कैसी होती हैं? कच्ची दुकानें, पक्की दुकानें, फुटपाथ या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट मान के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, शहर के लिए किस तरह की दुकान होती हैं? पक्की दुकान होती हैं, उनके पास लाइसेंस भी होता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसा पूछा गया था? कथन 2 दिए गए थे वहाँ पर, ठीक। कथन दिए गए थे, आपको सही गलत बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपकी पक्की दुकानें, उनके पास लाइसेंस भी होता है जो कि शहरी क्षेत्र में होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 80। निम्न में से कौन सा महानगर है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई? उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस प्रकार के जो सभी बड़े बड़े महानगर हैं ये महानगर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 81। भारत में कितने महानगर हैं? भारत में 27 महानगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 82। वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? बाजार, गांव, शहर या सभी? यहाँ पर क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसका जवाब देना है। क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान बताइएगा जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो कहाँ होंगी बहुत सारी दुकानें? बाजार में ही देखने को बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, ठीक है। तो बाजार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 83। स्थायी कर्मचारी
होने के क्या फ़ायदे होते हैं? स्थायी, ठीक है। बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, बिल्कुल सही है, बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है स्थायी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन ही मिलते हैं, मतलब कि छुट्टी के रूप में कुछ दिन जो कि निर्धारित किए जाते हैं वे ही दिन उनको मिलते हैं। उपरोक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 84। अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आपका जो क्वेश्चन आया था 2023 में, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मैचिंग वाले, ठीक है। एक तरफ आपके दिए गए थे मतलब कि मजदूरी, और उनका दूसरी तरफ दिया गया था मतलब कि मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन थे, और दूसरी तरफ दिया गया था स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है अनियमित जो मजदूर होते हैं किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, बिल्कुल। जो अनियमित मजदूर का मतलब ही होता है वो स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। कोई शिकायत करने पर उन्हें निकाल दिया जाता है, बिल्कुल निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इन्हें असंगठित मजदूर भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सभी यहाँ पर कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 85। अनियमित मजदूरों का काम कब कब मिलता है? जो अनियमित जो मजदूर होते हैं उनको काम कब कब मिलता है? मालिक को जब बहुत सारा काम मिल जाता है, खास मौसम में काम मिलता है, पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मालिक है, ठीक है, किसी भी प्रकार का मालिक आप ले लीजिएगा, उसके पास बहुत सारा काम आ चुका है, तो जो मजदूर हैं जो कि अनियमित मजदूर हैं उनको काम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। खास मौसम में ही काम मिलता है, बिल्कुल खास मौसम में भी काम मिलता है, लेकिन पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 86। शहरों में सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, ये कौन निश्चित करेगा? जो शहर होते हैं, शहर जो कि होते हैं, ठीक ना, शहर की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा बाजार कब बंद रहेगा यह कौन निश्चित करेगा? नगर निगम, पुलिस अधिकारी, सरकार या दुकानदार? यहाँ पर जो शहर की बात हो रही है तो शहर जो मतलब कि जो निश्चित करेगा वो करेगा नगर निगम कि इस दिन बाजार खुलेगा या बंद रहेगा, ठीक। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 87। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग कितने करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाए हैं, ठीक। यहाँ पर आपको बताना जो इंडिया है अपना, ठीक है, कितने करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर अपना सामान बेचते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 88। 88 कहता है कि स्वरोजगार में लोग क्या करते हैं? वे खुद योजना बनाकर माल खरीदते हैं, बिल्कुल। स्वरोजगार का मतलब होता है स्वयं ही रोजगार पालें किसी भी प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला राइट हो जाएगा। दुकान कहाँ व कैसे लगानी ये भी वो स्वयं ही निर्धारित करते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं यार, वो करते हैं स्वरोजगार, मतलब कि अपने स्वयं के मालिक हुआ करते हैं। उनका मन चाहे वहीं पर वो मतलब कि रोजगार स्थापित कर लेते हैं, उनका ही खुद का माल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 89। 89 कहता है कि विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? अमेरिका में है, भारत में है, नेपाल में, या सभी जगह पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, विश्व में अगर कॉल सेंटर का महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो आपके अपने प्यारे इंडिया में ही है, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे अंतिम क्वेश्चन अब आ चुका है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज, बैंक और फोन जैसी सेवाओं में समस्या होने पर कहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं? कॉल सेंटर, बाल सेंटर, काखा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, जैसे कि फ्रिज, बैंक या फ़ोन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो जो व्यक्ति होगा वो अपनी समस्या कहाँ पर दर्ज करवाएगा या उसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करेगा? साधारण सी बात है, वो कॉल सेंटर में बात करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।